शुरू करते हैं डिस्कशन। आज सेट नंबर 26 डिस्कस करेंगे हम लोग। सेट नंबर 26 सब ठीक ठाक है, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही आएगा पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ को हम लोग छेड़ते नहीं है और क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं है। पैराग्राफ को छेड़ते नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है। व्हाट इज नव दिशा? नव दिशा ए नेशनल थीमेटिक वर्कशिप मूवमेंट टू फाइट फॉर राइट्स ऑफ वुमेन। अब ये जो है सीधा सीधा जो है पैराग्राफ से बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि नवदिशा जो पैराग्राफ में लिखा होगा वही हो सकता है। सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेन्ड का मतलब क्या? मेंटेन। इंक्लूसिव का मतलब क्या? बना हुआ होना, जुड़ा हुआ होना किसी से, समग्र। ग्रोथ क्या है? मस्ट फोकस ऑन वुमेन, मस्ट बिगिन विद चिल्ड्रन और वुमेन, मस्ट इराडिकेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। ये तो फिर जो है पैराग्राफ में जाने की है, ये तो ये पैराग्राफ में चला गया। द गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड रेशियो इन इंडिया is a win for everyone to see, is a reason behind gender inequalities reached an all-time low in 2011 has now begun to increase in favor of girl child। तो इसमें सारी बातें जो कुछ हद तक जो है सही है, गलत है, तो इसलिए तो पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। यानी ये सारा का सारा जो है पैराग्राफ पे लेके चला गया। तो चलिए पैराग्राफ में ही इसमें मदद हो सकता है, बिना पैराग्राफ के तो मदद नहीं हो सकता। ये सारा पैराग्राफ में चला गया। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो जाता है। ये दूसरा पैराग्राफ 26 में से ये सिर्फ दूसरा पैराग्राफ है जिसके क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पैराग्राफ में ही जाना पड़ता है। तो ऐसा कब होता है उसे समझिए। तो ये ऐसा इसलिए हो गया कि जब कोई पैराग्राफ प्योर फैक्चुअल बेस्ड होता है, किसी फैक्ट पे, किसी एकदम डाटा पर बेस्ड है, तो फिर डाटा ही काम आएगा, फैक्ट ही काम आएगा कि उस पैराग्राफ में वो क्या फैक्ट यूज किया है। तो जब भी कोई पैराग्राफ ऐसा हो कि जो कॉमन सेंस से रिलेटेड ना हो, जो जनरल किसी टॉपिक से रिलेटेड ना हो, जिसमें कि जो नॉर्मली होता है उन बातों से रिलेटेड ना हो, बल्कि कोई फैक्ट हो, फैक्चुअल हो, तथ्य पर आधारित हो, तो ऐसे पैराग्राफ में ऐसा होगा। ये पूरा का पूरा किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर चल रहा है, इसलिए ऐसा होगा। ऐसा फिर भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, और तब होगा जब एकदम फैक्ट पर आधारित, डाटा पर आधारित कोई पैराग्राफ आएगा, तो फिर तो डाटा ही जाना पड़ेगा। Women and children constitute around 70% of India's people and are द क्रिटिकल फाउंडेशन फॉर नेशनल एंड डेवलपमेंट। की कहते हैं वुमेन और बच्चे को मिलाकर के 70% है, और ये क्रिटिकल है फॉर फाउंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर, की वर्तमान में भी और भविष्य में भी। सस्टेन इंक्लूसिव ग्रोथ मस्ट बिगिन विद चिल्ड्रन एंड वुमेन। देखिए यहाँ क्वेश्चन मिल गया चिल्ड्रन एंड वुमेन से, ठीक है, चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो एक क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया कि चिल्ड्रन वुमेन होगा। ब्रेकिंग एन intergenerational cycle of inequity and multiple deprivations faced by women and girls। कि ब्रेकिंग जो इंटरजेनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? साइकिल ऑफ इनिक्विटी की, विविधता का जो साइकिल चल रहा है, मल्टीपल डेप्रिवेशन, कई तरह की कमियों का जो साइकिल चला आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला आ रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि वुमेन और गर्ल्स फेस करती है। एज रिलेटेड टू पॉवर्टी, जो कि गरीबी से संबंधित है। सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक रूप से बाहर करने से, निष्कासन से संबंधित है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि मेल फीमेल आधारित जो है भेदभाव होता है। एंड अंडर न्यूट्रिशन, की कुपोषण का जो काम होता है वो है। दिस इंटरजेनरेशनल साइकिल, ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलने वाला साइकिल है, ऑफ मल्टीपल डिप्राइवेशन एंड वायलेंस फेस्ड बाय गर्ल्स एंड वुमेन इज रिफ्लेक्टेड इन द एडवर्स एंड स्टीपली डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो among children under 6 years of age, which reached an all-time low of 918 for every 1020। ये भी बात भी सही थी कि ये दिख रहा है कि भाई ऑल टाइम चाइल्ड रेशियो जो हुआ कब से कम पहुंच गया, किसमें? 2011 में, कि 1000 पे कितना पहुंच गया रेशियो? 918। ओके, चलिए ये भी फैक्ट था। Discrimination against the girl child is also evident in other forms of gross neglect and gender-based violence after birth infancy। कि ये और सब चीज़ों में भी दिखता है कि हम लोग बच्चे को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर जन्म के बाद क्या करते हैं? बच्चों के साथ हिंसा होती है। हिंसा करने का मतलब कि बच्चों को मारते हैं बर्थ इन्फेंसी में। एडोलेसेंस, अर्ली चाइल्डहुड। एडोलेसेंस मतलब जो न युवा है न जो बच्चा, उसको एडोलेसेंस कहते हैं, तरुणावस्था। इन एस्पेक्ट ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ, जो हेल्थ की सुविधा है, खान पान की सुविधा है, केयर और एजुकेशन है, इनमें देखा जाता है कि थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है मेल और फीमेल के बीच में। एंडिंग टू जेंडर बेस्ड इनिक्विटीज, जिसका परिणाम क्या होता है कि जेंडर पे आधारित, मेल फीमेल पर आधारित इनिक्विटीज होता है, असमानता होती है। डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस इज स्टेटेड एज अ प्रायोरिटी इन द 12th प्लान।
ये जो 12th प्लान था इकोनॉमिक हमारा 5 ईयर प्लान, इसमें इसको प्राथमिकता दी गई थी। एन इम्प्रूवमेंट इन द एडवर्स एंड स्टीपली डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ओवर आर्किंग मॉनिटरेबल टारगेट ऑफ द 12th प्लान फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि इसको बहुत बड़ा टारगेट रखा गया था कि भाई दोनों का जो डिक्लाइन सेक्स रेशियो है, कम रेशियो सेक्स रेशियो हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। अनदर की मॉनिटरेबल टारगेट ऑफ द 12th प्लान इज द, अभी सारा फैक्ट बता रहे थे, इन द is the reduction in the levels of undernutrition among children by half, कि जो undernutrition है, पोषण का जो अभाव है, उस पर उसको आधा किया जाए। इट इज इनविसेस्ड, यह देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। इनविसेस्ड का मतलब किसी चीज का पहले से अंदाज लगाना, देखना। दैट इम्प्रूव्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन विल ऑल्सो इनेबल द अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमल लर्निंग। और अगर न्यूट्रिशन को अगर हम सुधार दें तो ये इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ऑप्टिमल लर्निंग में भी हेल्दी बच्चों को ज़्यादा सीखेंगे। आउटकम्स इन एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इसके हम नव दिशा ए नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वुमेन एंड चाइल्ड। नव दिशा क्या हो गया, आ गया नव दिशा, ये पहला क्वेश्चन था। देखो जो पहला क्वेश्चन था उसकी चर्चा लास्ट में किया है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ाना चाहता था। बेस्ट प्रैक्टिस, ये क्या कि बहुत बेस्ट प्रैक्टिस, नवदिशा क्या बेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। was organized by the Ministry of Women and Child Development, Government of India and the Government of Haryana at Panipat, Haryana from 2021 January 2015। ओके अब आते हैं, तो व्हाट इज नवदिशा, तो क्या हो गया, प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, BEST था, बेस्ट प्रैक्टिस इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो थर्ड हो गया, आ गया इसका जवाब। सस्टेन इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या वुमेन और चिल्ड्रन दोनों इंक्लूड होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसमें, मस्ट इरेडिकेट बिगिन विद चिल्ड्रन और वुमेन, किससे, चिल्ड्रन और वुमेन दोनों पर ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड रेशियो इन इंडिया इज एविडेंट फॉर एवरीवन टू सी, इज ए रीजन बिहाइंड जेंडर इनइक्वालिटीज, ये तो था गर्ल चाइल्ड रेशियो तो है, व्हिच रीच्ड द ऑल टाइम लो इन 2011, ये ठीक है। ये कहना है हैज नाउ बिगन टू इंक्रीज इन फेवर, ये तो अभी लिखा नहीं है, तो ये तीसरा, ये पैराग्राफ में था। चलिए, find out error part in the sentences. The committee underestimates the efforts involved and hence falls short of suggestion measures. The committee underestimates the efforts involved and hence falls short of suggesting measures. बताओ इसमें किस चीज गलती है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम फंसा के पूछा है क्वेश्चन, फंसा के क्वेश्चन पूछा, उलझा के क्वेश्चन पूछा, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, एकदम दिल से क्वेश्चन पूछा है। इसको जनरली हम लोग वकैब के क्वेश्चन को रिलेट करके पूछते हैं, वकैब भी एरर में ऐसे ही पूछते हैं। मेजर्स, मेजर का मतलब क्या, तो उपाय, लेकिन ये तो ये मेजर्स है ना, दूसरा मेजर होता है उपाय के लिए, ये कि उपाय नहीं सुझा रहा था, ये मेजर होना चाहिए था ना। ये मेजर तो आर्मी वार्मी जो मेजर होते हैं वो मेजर है, यहाँ तो कहता है उपाय की फॉल्स आउट ऑफ सजेस्टिंग मेजर्स की कम पड़ रहा है, क्या उपाय नहीं बता पा रहा है, कि द कमिटी अंडरस्टिमेट द एफर्ट्स, अंडरस्टिमेट करता है प्रयास को, जो प्रयास करना है, एंड हेंस फॉल शॉर्ट्स ऑफ, और कमी पड़ जाती है किसकी, सजेस्टिंग मेजर्स की, जो उपाय होना चाहिए, कदम होना चाहिए, उसकी कमी पड़ जाती है। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब कम पड़ना, तो ये मेजर होना चाहिए था ना। और इसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कहते, कि स्पेलिंग मिस्टेक में जो टाइपिस्ट है वो एक दो मिस्टेक करता है, ये ठीक है, एक मिस्टेक करेगा, ई को ए कर देगा, ए को ए, पूरे के पूरे वर्ड ही नहीं बदल देता है, ठीक है। तो इस मेजर्स को होना चाहिए, तो उपाय नहीं बता पा रहा है। Next, he is so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work। ये तो मैंने बता रखा आपको एडजेक्टिव चैप्टर में कैसा खूब क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन को तो आप आराम से आसानी से बना सकते हैं, आराम से और आसानी से बना सकते हैं, आराम से और आसानी से बनाया जा सकता है। क्या करेंगे बताओ, तो टाइम, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, और जो काउंटेबल नाउन होता है नंबर उसके साथ इस्तेमाल होता है। तो टाइम के साथ हम नंबर कैसे लेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ए लार्ज नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, लॉट, या गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। जो अनकाउंटेबल नाउन था उसके लिए साथ बताया था, ए लॉट ऑफ बताया था, एक गुड डील ऑफ बताया था, एक ग्रेट डील ऑफ बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो बी में गलती थी, चलो अच्छी बात है। A person performs well
कि एक पर्सन, एक व्यक्ति अच्छा करता है, वेल इफ ही इज रिक्वायर्ड टू डू अ थिंग दैट इंटरेस्ट हिम, कि अगर वह कोई ऐसा काम करे जिसमें उसको मजा आए। जैसे हम लोग को पढ़ाने में मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, तो अच्छा कर रहे हैं, तो इंसान को वो काम करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, और क्रिकेट खेलने को उसने क्या कर लिया, करियर बना लिया, तो बहुत अच्छा किया। पढ़ाना हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, तो पढ़ाना को करियर बना लिया, तो बहुत अच्छा कर। जिसको जो अच्छा लगता है अगर उसको वो कैरियर बना ले, तो फिर उसमें वो बहुत आगे जाता है। ये सिंपल सा फिलॉसफी कि जो काम करने में आपको अच्छा लगता है उसी को अगर आप कैरियर बना लेते हैं, तो उसमें तरक्की की ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा चांसेस रहता है। तो इसमें गलती किसकी है, तो इसमें गलती है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की। प्रोनाउन में पढ़ा रखा है, यहाँ दैट क्या हुआ, दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दैट के लिए क्या है, ए थिंग, यानी एंटीसीडेंट क्या हो गया, थिंग। दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट वर्ब किसके हिसाब से चलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो थिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए इंटरेस्ट को क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। इंटरेस्ट यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, जो इंटरेस्ट है ये क्या है, वर्ब की तरह, की मजा देना, आनंद देना। तो इंटरेस्ट का इस्तेमाल हम मजा देने के लिए, आनंद देने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट जो है वो वर्ब हो गया। तो उसका सब्जेक्ट थिंग है, तो वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट। चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट तो वही विपरीत, उल्टा ढूंढना है। स्लैकन, स्लैक का मतलब क्या होता है, आलसी और सुस्त। तो स्लैकन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया कि ढीला ढाला, हल्का, एकदम धीरे धीरे काम करने वाला। अपोजिट ढूंढना, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब भी क्या हो गया, कम करना, घटाना। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना, घटना। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, घटना। इसका मतलब ये तीन वर्ड तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, नहीं, तीनों का मतलब, स्लैकन का मतलब ये आलसी, धीमा, सुस्त, और ये तीन वर्ड भी वही है। फिर बचा क्या, फिर बचा क्या भाई, तो बचा हमारे पास इंक्रीज। क्या बचा, इंक्रीज, यानी सी होना चाहिए। एंटोनिम्स क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। एंटोनिम्स क्या होना चाहिए, सी। ओके। इनोकुअस, ये वर्ड तो स्पेलिंग करेक्शन में बहुत बार आया, बहुत बार स्पेलिंग करेक्शन में, प्लस वन वर्ड सब्सन में भी कई बार आपको वन वर्ड सब्सन में मिलेगा, कई बार आपको स्पेलिंग करेक्शन में मिलेगा, स्पेलिंग करेक्शन में मिलेगा और वन वर्ड सब्सन में मिलेगा, खूब मिलेगा ये वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन में भी और वन वर्ड सब्सन में भी, दोनों जगह ये मिलता है, खूब मिलता है, दोनों जगह को ध्यान रखना। तो इनोकुअस, इनोकुअस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, मासूम, निर्दोष। तो केयरलेस का मतलब तो हो गया लापरवाह। इनसफिशिएंट का मतलब हो गया अपर्याप्त। ठीक है। इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल तो गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। तो इनोकुअस का मतलब सिनोनिम्स ढूंढना था, सिनोनिम का मतलब सिमिलर, समानार्थक। तो कह रहे हैं इनोकुअस का मतलब मासूम, निर्दोष। तो इसके करीब मीनिंग क्या होगा, केयरलेस तो हुआ नहीं, मासूम, निर्दोष, लापरवाह। इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, ये भी मीनिंग हुआ नहीं। इरसगर्ज, ये भी कोई मीनिंग, तो बचा क्या फिर, हार्मलेस। तो इनोकुअस का क्या करेंगे, हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब क्या हो जाएगा, निर्दोष, मासूम, जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको हम क्या कहते हैं, निर्दोष। जो किसी पे को दोष नहीं दे सकता, या जो जिसमें कोई दोष ना हो, जो जिसमें कोई कमी ना हो, वही तो निर्दोष होगा, मासूम, निर्दोष। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि भाई इसमें सही स्पेलिंग किसका है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, पहुंचने योग्य, जहां पर हम पहुंच सकते हैं, पहुंचने योग्य, जहां तक पहुंचा जा सकता है, जो हमारे रीच में हो, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसिबल। अब स्पेलिंग कौन सा सही है, एक्सेस, एक्सेस वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है एक्सेस, डबल सी होता है, डबल एस होता है। अब इसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, इसमें आई कहीं है ही नहीं, इसमें डबल एस नहीं है, तो बचा क्या,
वैसे भी आपने इसको फटाफट बना लिया होगा। वैसे हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको इतना समय देता हूँ कि आप यहाँ भी अगर पहले से आप बना के नहीं आए पीडीएफ से, तो यहाँ भी आप आराम से बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन इतना वक्त रहता है ना। नेक्स्ट, वन हु हेल्प्स पीपल बाय प्लेइंग देम मनी और अनदर एड। वन हु हेल्प्स पीपल बाय पेइंग देम मनी और अनदर, जो लोगों की मदद करता है पेइंग देम मनी पैसा देकर, या अनदर एड का मतलब क्या, हेल्प सहायता, कि या तो पैसे देकर सहायता करता है या किसी और तरह से सहायता करता है, तो उसको क्या कहेंगे, टाइकून, पेट्रियट, बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर। क्या होगा, बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर क्या होगा। बहुत बहुत ये इसमें से अधिकांश के चारों वर्ड ऐसे हैं जो कई बार आपको वन वर्ड ऑप्शन में मिलेगा जी। और ये दोनों वर्ड तो है आपको स्पेलिंग करेक्शन में मिलेगा, ये भी और ये तीनों वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में भी मिलता है। यानी ये चारों वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ड है और 4 के 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रियट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, देशभक्त। टाइकून, बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े सक्सेसफुल, उसको कहते हैं टाइकून। सक्सेसफुल, सफल, बहुत बड़े और सफल जो होंगे उसको कहेंगे हम लोग टाइकून, बड़े बिजनेस सफल। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होता है लाभ लेने वाला। जैसे आप पेमेंट वगैरह करेंगे कहीं पे, किसी को अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते रहते हैं तो उसमें देखिएगा पूछता है बेनिफिशियरी नेम। तो बेनिफिशियरी नेम में आप क्या लिखते हैं कि जिसको आप पेमेंट भेज रहे हैं उसका नाम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब आप उसको लाभ पहुंचा रहे, लाभ वो ले रहा है। तो बेनिफिशियरी के नेम में तो उसका नाम लिख रहे हैं ना, जिसको आप पैसे दे रहे थे, जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो आपसे लाभ ले रहा है ना, तो लाभ लेने वाला क्या हुआ, बेनिफिशियरी। तो लाभ देने वाला क्या होगा, बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर हुआ लाभ देने वाला और बेनिफिशियरी हुआ लाभ लेने वाला। दोनों दोनों जो इसलिए वन वर्ड सब्सटेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई तो मीनिंग ही क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, मीनिंग में ही क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेनिफैक्टर अगर हम कह रहे हैं तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, लाभ देने वाला, लाभ देने वाला। और बेनिफिशियरी का मतलब हो गया लाभ लेने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। ये जो थ्रो इन द टॉवल है ये बॉक्सिंग से लिया गया, बॉक्सिंग में होता है। बॉक्सिंग में देखिए खूब मारपीट होता रहेगा, ये उसको गुस्सा मार रहा है, ये उसको सब पानी के छींटे मार रहा है, टॉवल से पोंछ रहा है, तो वहां पे टॉवल फेंक दिया। और जगह तो टॉवल का यूज होता नहीं, और सलमान खान भी टॉवल का यूज करता है, अलग बात है। तो टॉवल का यूज लोग वहां पे ज्यादा करते हैं, उससे क्रिकेट वगैरह में हो जाता है टॉवल का यूज। तो थ्रो इन टॉवल, वहां जब बॉक्सिंग फील्ड में लोग टॉवल फेंकते हैं, तो वहां टॉवल फेंकने का सेंस क्या होगा, क्या होगा टॉवल फेंकने का। तो फाइट विद वैगर, टॉवल फेंक दिया, इसका मतलब क्या, बहुत वैगर मतलब बहुत ताकत बल से, विगौर होना चाहिए था, वैगर विगौर होता है। एक्नॉलेज डिफीट, हार मान लेना। गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। और कंसंट्रेट मोड, ज्यादा ध्यान देना। तो क्या होगा, एक्नॉलेज डिफीट, हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना, इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। विगौर, विगत क्या होता है, VIGOR, विगौर, ताकत बल। तो क्या होना चाहिए, एक्नॉलेज डिफीट, हार मान लेना। He said to his master, why are you so stingy? Stingy का मतलब क्या था, कंजूस। उसने अपने मालिक से कहा कि भाई आप इतने कंजूस क्यों हैं। अपने मालिक से क्या कि भाई आप इतने कंजूस क्यों हैं, why are you so stingy, इतने कंजूस क्यों हैं। He said to his master, why are you so stingy, कि आप इतने कंजूस क्यों हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, he asked his master why he was so stingy, he asked his master why he had been so stingy, why he was being so stingy। टेंस का ध्यान रखिए अपने आप में, जैसे आपने बना दिया होगा मुझे भी पता है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट तो बस यही है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, कहानी खत्म। ही वॉज बीइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बना दिया तो ऐसे ही गया। वाई वॉज ही सो स्टिंग। और दूसरी दूसरी बात क्या रखना रहता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कभी पहले नहीं आता, तो कुछ लोग ए और कुछ लोग डी में फंस जाते हैं। तो जब हम नेगेटिव नरेशन बनाते हैं और नरेशन में हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में
हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आता है, बस ये ध्यान रखेंगे तो ये ऑप्शन भी छट जाएगा। लेकिन कई लोगों को इसको रूल नहीं पता, उसको लगा यही सही होना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो इसमें है, तो यही तो रूल होता है। इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले नहीं रखते, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं रह जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन जब डायरेक्ट आपने पूछा है तभी वो क्वेश्चन है। जब आपने से किसी ने क्वेश्चन पूछा और वो जब बात आप जाके किसी को दूसरे को बता रहे हैं कि आपसे क्या पूछा गया, तो वो क्वेश्चन थोड़ी रहा, क्वेश्चन रहा ही नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन रहा ही नहीं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, पैसिव वॉइस में ले जाना है कि भाई किसने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम अंदर आ जाओ, ठीक है। तो इसमें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा टेंस का, कि इसमें टेंस बदलता ही नहीं है। तो किसी ने टेंस बदला है क्या? टेंस तो लग रहा मुझे किसी ने, कितना चतुर है, किसी में टेंस नहीं बदला है, बहुत अच्छी बात है, किसी में टेंस नहीं बदला है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का तो ये बनेगा नहीं, ये 3 ऑप्शन तो गया। हु है तो बाय हुम होगा। अब इसमें देखो यू के साथ तो फिर क्या है, प्लूरल वर्ब ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ वाज तो हो ही नहीं सकता है ये कहानी का, तो ये ऑप्शन भी गया। इसमें क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को, अब नरेशन तो बना नहीं रहे हैं, वॉइस और नरेशन में ये फर्क है कि वॉइस का जो इंट्रोगेटिव होता है वो इंट्रोगेटिव ही रहता है, इसलिए देखिए जानबूझकर वॉइस और नरेशन दोनों पुस्तक लोग कंफ्यूज करें, कि वॉइस में टेंस नहीं बदलता, इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहता है, नरेशन में टेंस भी बदल जाता और इंटेरोगेटिव भी बदल जाता। ये 2 बेसिक डिफरेंस है वॉइस और नरेशन। तो इसने तो क्या किया, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दिया, तो ये कहानी भी खत्म हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, बाय whom were you given permission to enter, पहला हो जाएगा। ट्रू फ्रेंड्स नेवर देयर लव्ड वंस इन एडversity, ट्रू फ्रेंड्स नेवर abuse their loved ones in adversity। एडversiटी का मतलब क्या था, परेशानी, दुख, विपत्ति, ठीक है, मुसीबत, विपत्ति। एब्यूज मतलब गाली देना, कि अब्यूज, क्रिटिसाइज निंदा करना, कि ट्रू फ्रेंड्स कभी गाली नहीं देते मुसीबत में, ये भी हो सकता है। क्रिटिसाइज निंदा करना, निंदा नहीं करते, ये भी हो सकता है। बी फूल बेवकूफ बनाना, कि अच्छे मित्र कभी बेवकूफ नहीं बनाते मुसीबत में, ये भी ठीक है। डेजर्ट मतलब छोड़ देना। अब सबसे अच्छा क्या है, ठीक तो ये भी रहेगा, गाली नहीं देते, ठीक है, गाली नहीं देगा। क्रिटिसाइज निंदा नहीं करता, चलो मुसीबत में आ गया, चलो हम निंदा करते हैं। बेफुल बेवकूफ बनाना, तो सही तो सारे हैं, सही सारे हैं इसमें। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट होगा डी, कि छोड़ते नहीं, साथ छोड़ना, कि बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ते, ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, कि बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ा जाता। यानी जो सच्चे मित्र होते हैं ये बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ते। डेजर्ट का मतलब था साथ छोड़ना, डेजर्ट का मतलब क्या है, छोड़ना या साथ छोड़ना, छोड़ना या साथ छोड़ना। नेक्स्ट क्या है, द क्राइसिस वुड डैमेज देयर रेपुटेशन, ये जो क्राइसिस है ये उसके रेपुटेशन को डैमेज करेगा, ये जो क्राइसिस है ये उसके रेपुटेशन को डैमेज करेगा। द क्राइसिस वुड डैमेज देयर रेपुटेशन, कि ये जो क्राइसिस है ये उसके रेपुटेशन को, प्रतिष्ठा को डैमेज करेगा। तो क्या होगा, और ज्यादा डैमेज करेगा। आइदर का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, आइदर का मतलब 2 में से एक होता है, ये तो गया। नाइदर का मतलब 2 में से कोई नहीं थी, तो वैसे ही गया। अब बचा फार्दर और फर्दर। तो डिग्री चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, एडजेक्टिव चैप्टर में मैंने इसका मीनिंग बता रखा है, जाके देखिएगा फार्दर फर्दर। तो फार्दर आता है डिस्टेंस के लिए, और ये तो कह रहा है एक्स्ट्रा की और ज्यादा। ये तो डिस्टेंस का तो कोई समय, ये प्रतिष्ठा को दूरी से कोई लेना देना नहीं, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए क्या होना चाहिए, फर्दर, कि और एक्स्ट्रा, और अधिक, और ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता। क्राइसिस वुड फार्दर डैमेज देयर रेपुटेशन, की और ज्यादा क्या करेगा, डैमेज करेगा, और ज्यादा डैमेज करेगा। यहाँ ज्यादा का सेंस है तो और ज्यादा होना चाहिए, और फार्दर क्या डिस्टेंस के लिए आता है। क्लियर। आई विश द टाइम टू डू हाफ द थिंग्स यू डू, कि काश कि मेरे पास भी इतना वक्त होता, कंडीशनल सेंटेंस में लेके चला गया, कि काश कि मेरे पास भी इतना वक्त होता कि जितना तुम करते हो, डू द हाफ द थिंग्स यू डू, कि आधा भी काम कर पाता। देखो मुझे तो यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख जाता है, मेरे सामने स्क्रीन में तो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो मैं दूर से भी खड़े हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपना आराम से इधर खड़े होकर
क्वेश्चन देखता रहता हूँ और आप अपना क्वेश्चन देखते रहिए, नहीं तो कभी मैं बीच में खड़े होकर इधर आ जाऊंगा तो आपको क्वेश्चन कभी कभी नहीं दिखता है ना। तो आई हैड द टाइम टू डू हाफ द थिंग्स यू डू, काश कि मेरे पास समय होता, पोसेशन की बात में, काश कि मेरे पास, ये तो नहीं कहते काश में समय होता, आप तो समय नहीं, तो अगर काश में समय होता, इफ आई विश आई वर, कुछ लोग तो जल्दबाजी में रहते हैं, उससे आई वर ही तो होता है, फट से आई वर्ड लिख दिया, भाई यहाँ आई वर की जरूरत नहीं, तो आई वर और वर्ड का मतलब क्या कर रहे हैं, पक्षी होता, ये आई विश आई वर द टाइम कि मैं ही समय होता, आप कैसे समय, आप महाभारत वाला वो क्या जो आता था, मैं समय हूँ, तो आप क्या कहना थे, मैं ही समय हो जाता, समय ही आप हो जाएंगे, ये तो कोई सेंस नहीं बना। अगर मेरे पास समय होता तो क्या होता, इफ आई हैड टाइम टू डू, यानी जो बोल रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि भाई वो चाह तो रहा है लेकिन उसके पास समय बिल्कुल नहीं है, समय है ही नहीं तभी ऐसा बोल रहा है, तो जिस चीज और समय होने की संभावना भी उसके पास नहीं दिख रही कि उसके पास समय भी होगा, तो इफ आई हैड द टाइम, कि अगर मेरे पास वक्त होता तो ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ कैन आई गिव व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट, कि जब मैं गलत हूं ही नहीं तो मैं कैसे छोड़ दूं, यही कहना चाह रहा है ना, जब मैं गलत हूं ही नहीं तो मैं भाई कैसे छोड़ दूं, जब मैं गलत हूं ही नहीं तो कैसे छोड़ दूं, यही कहना चाह रहा है ना। मीनिंग बताओ भाई इसका, मीनिंग बताओ क्या होगा बताओ, गिव इन, गिव अप, गिव अवे, गिव वे, क्या होगा, ये फ्रेजल वर्ब है, सिंपल सी बात पहला समझना है। गिव अप भी ठीक होता है, गिव अप भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, गिव अवे भी फ्रेजल वर्ब होता है गिव अवे का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव वे भी ईडीएम की तरह यूज होता है, गिव वे ईडीएम, ये फ्रेजल वर्ब नहीं, ईडीएम की तरह यूज होता है। गिव वे का मतलब होता है किसी को रास्ता देना, किसी के लिए रास्ता बनाना, और गिव इन, गिव इन भी फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हार मान लेना, गिव इन भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, हार मानना, डिफीट, अपने हार को मान लेना, अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, हार मान लेना। तो इसमें बहुत सारे बात जल्दबाजी में होता है, गिव अप याद किए रहते हैं गिव अप का, इसलिए पहला ही ऑप्शन अप ही दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गिव अप लिख दिया, हाउ कैन आई गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, और गिव इन का मतलब होता है हार माना, कि मैं हार कैसे मान लूं, कि हाउ कैन आई गिव इन व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट, कि भाई जब गलत हुई ही नहीं तो मैं हार कैसे मान लूंगा, मैं कैसे गलती स्वीकार कर लूं, तो गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, हार मान लेना, झुक जाना, तो कह रहा कि मैं झुक कैसे सकता हूं, जब मैं गलत हुई नहीं तो मैं झुक कैसे जाऊंगा, तो गिव अप से ज्यादा मतलब, गिव अप का मतलब त्यागना है, छोड़ना है, ठीक है। तो किसी को जो हमारे पास कोई चीज होती है उस चीज को सेक्रीफाइस करना, बलिदान, जिसको कहते हैं बलिदान देना, गिव अप, सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, ये अगर मैं झुकूं क्यों, जब मैं गलत हुई तो मैं झुकूं क्यों, मैं क्यों हार मान लूं, तो गिव इन। ही वॉज इंडिग्नेंट, डिग्नेंट का मतलब था गुस्सा, क्रोध, नाखुश, और इंडिग्नेंट ये स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछा, एंटोनिम सिनोनिम्स में भी कई बार पूछा, और ये प्रीपोजिशन में भी कई बार पूछ चुका है, इसलिए इस वर्ड को तो एकदम याद ही रखना है। इंडिग्नेंट का प्रीपोजिशन क्या, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन जो कभी भी किसी एग्जाम में फिर दोबारा आ जाएगा किसी बार, तो इंडिग्नेंट का एकदम याद रखना है, क्या इंडिग्नेंट का प्रीपोजिशन क्या होता है, एट, ही वॉज इंडिग्नेंट एट मी, कि मुझ पर गुस्सा था, मुझ पर क्रोध में था, ही वॉज इंडिग्नेंट एट मी, मुझ पर गुस्सा था, मुझ में क्रोध में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द, क्या कह रहा है सेंट्रल को, कह रहा है कि आप कॉम्बिनेशन को करेक्ट करना है, तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, कि बहुत सारे बुरे बैड हैबिट्स हैं, बुरे हैबिट्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो फैला हुआ स्प्रेड है वो क्या है भाई, विच इज नाउ स्मोक्ड और च्यूड बाय मैन, अब पी से तो होने वाला हुआ नहीं, पी से तो कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, देखो एक ऑप्शन पी से शुरू होती है, तो बात ही खत्म हुई, और इसके बाद एंड भी, एंड इवन बाय चिल्ड्रन, क्यू से भी शुरू नहीं हो सकता है, तो क्यू से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, जच ही नहीं रहा है तो ऑप्शन से पढ़ते हैं, दो तो ऑप्शन ही छट गया, बॉस ऑफन, ऑफन बाय वुमेन, यानी ये आर से भी शुरू नहीं हो रहा है, ये तो ऑप्शन ही कट गया सारे, कि भाई पी से शुरू नहीं हो रहा सकता था, बन ही नहीं रहा था, इसका मतलब ये ही होगा सीधा, इसमें कुछ करना नहीं था, कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बाय, या इधर से भी चलते
तो भी बन जाता। हम तो अभी क्या यहाँ से शुरू किए थे कि हम ऑप्शन यही से पढ़ना शुरू किया कि भाई एस के बाद पी रख के देखते हैं। देखा एस के बाद पी से नहीं बना, इसलिए हमने इसको काट दिया। फिर हमने क्या किया, एस के बाद क्यू रख के देखा, देखा क्यू से भी नहीं बन रहा है तो भी काट दिया। हमने देखा आर रख के देखा, आर से भी नहीं बन रहा है तो उसको भी काट दिया। अगर इस तरह से इसको ऑप्शन रख के देखते जो भी चाहिए, या हम ऑप्शन से चलते कि ऑप्शन से चलते तो भी बन सकता था। चलो एस से बनाते कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, एस क्या कह रहा है, इज द यूज ऑफ टोबैको, इसे भी बन जाता। फिर पी विच इज नाउ, देखो एस के बाद पी बन रहा है तो इसका इससे भी बन जाता। यदि इधर से चलते तो भी बन जाएगा, इधर चलेंगे तो भी बन जाएगा। ऑप्शन से चलें या सीधा सेंटेंस बनाकर चलें, किसी हिसाब से चलेंगे तो सेंटेंस तो बनेगा ही। इसी को कहते हैं यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कान को इधर से घुमाकर पकड़ो, चाहे कभी किसी तरह से पकड़ लो। और वैसे ऑप्शन से बनाना थोड़ा ज्यादा साइन, ये तो पहला ही ऑप्शन था इसलिए तो पहला, लेकिन कभी कभी ऑप्शन डी भी तो होता है, तो ऑप्शन से बनाओगे तो तीनों पढ़ना पड़ जाएगा कई बार, क्योंकि हर जगह ऑप्शन पहला ही तो नहीं बनेगा। चलो पहला पढ़ा, पहला ही बन गया। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ गोल्ड? गोल्ड क्या है, नाउन है। अब इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा? सुनहरा, गोल्ड, गोल्ड। तो गोल्ड से हमें बनाना है कि भाई गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या, गोल्डी। गोल्डी तो प्रॉपर नाउन की तरह लोग यूज भी करते हैं, गोल्डी गोल्डी कई का नाम था गोल्डी, लेकिन एडजेक्टिव की तरह हम गोल्डी नहीं सुन रहे। गोल्ड तो भाई नाउन ही है। गोल्डेस्ट, ये तो डिग्री हो गया, गोल्डेस्ट नहीं, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री तो हम या तो एडजेक्टिव का बनाते हैं, एडवर्ब का बनाते हैं, नाउन का तो डिग्री बनाते नहीं। गोल्ड तो नाउन हो गया, तो गोल्डेस्ट होने का तो कोई तुक ही नहीं बना, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या, सुना तो होगा ही, गोल्डन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका। तो कई बार सुना होगा गोल्डन बाबा, गोल्ड बाबा सब सुनते हैं हम लोग, खैर जो भी हो। तो अच्छा सेट था, अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। इम्पैक्ट एकेडमी इतनी जगह पर आपके साथ है, इतनी जगह आपके साथ अवेलेबल है, कभी भी कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम तो आप निसंकोच बिना हेजिटेशन के मुझे बता सकते हैं। इम्पैक्ट एकेडमी के हेल्प नंबर पे बता सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई प्रॉब्लम होने दूंगा, या इस तरह से मैंने ग्रामर में भी एक छोटी छोटी बातों को क्लियर कर दिया है। कभी कोई प्रॉब्लम होगा, कभी कोई डाउट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है किसी को भी, तो आप मेरा नंबर लेके मुझसे आप सीधा बात कर सकते हैं, मुझसे सीधा डाउट पूछ सकते हैं, या सर से बात करके उनको बता देंगे तो वो मेरे पास क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कभी भी जब भी, मतलब हमेशा इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। तो 26 सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 26, और काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होगी, काफ़ी प्रैक्टिस हुआ होगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।